नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। राजधानी भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। दमोह में एमबीबीएस की 100 सीटों वाले नए चिकित्सा महाविद्यालय के लिए स्वीकृति मंजूर की गई है। वहीं मध्य प्रदेश के कलाकारों को मिलने वाली सहायता राशि को भी कैबिनेट में बढ़ाया गया है। वहीं वन्य प्राणियों से होने वाली जनहानि पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को दोगुना करने पर भी चर्चा की गई है। दमोह जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने को आज 266.71 करोड़ की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। ये 100 एमबीबीएस की सीट इसके अंदर रहेंगी, वृद्धि भी होगी। इस तरह से ये दमोह, टीकमगढ़, पन्ना आदि क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात आज कैबिनेट के द्वारा मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। दमोह जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने को आज 266.71 करोड़ की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। ये 100 एमबीबीएस की सीट इसके अंदर रहेंगी, वृद्धि भी होगी। इस तरह से ये दमोह, टीकमगढ़, पन्ना आदि क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात आज कैबिनेट के द्वारा मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर अमीन बेग जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमीन, आज भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। देखिए अरुण, बिल्कुल हर मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक होती है और मध्य प्रदेश से जुड़े कई प्रस्तावों पर हरी झंडी जो है उस पर लगाई जाती है। कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है इस कैबिनेट की बैठक में लिए जाते हैं। खासतौर पर आज जो कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं अगर उन पर बात कर ली जाए तो सबसे पहले अगर बात कर लें तो दमोह में जो नया चिकित्सा महाविद्यालय जो बनाया जा रहा है उसके लिए 266 करोड़ रुपए जो है वो उसकी स्वीकृति मिल गई है आज कैबिनेट में। इस पर मुहर लग गई है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि लगातार जब से कोविड का दौर गुजरा है तो सरकार की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स जो है वो मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए। यहाँ के बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बने, उसी के लिए हम लगातार देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज जो है वो खोले जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो जो वन्य प्राणियों द्वारा जो नुकसान पहुंचाया जाता है, जन हानि की जाती है या फिर पशु हानि की जाती है, उसकी जो राशि मिलती थी उसको मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ा दी है। यानी कि अब उसको डबल कर दिया है। 4 लाख की बजाय वो अब 8 लाख रुपए जो है वो मिलेगी। इसके अलावा अगर एक और महत्वपूर्ण खबर की बात कर ली जाए तो कि जो मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार हैं, जो कलाकार हैं, वो जो घायल हो जाते थे या उनकी सेहत खराब हो जाती थी तो उनको जो था अब तक 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक देने का प्रावधान था। सरकार ने इसमें भी अमेंडमेंट किया है, इसमें भी बदलाव किया है। अब जो है तकरीबन 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक जो है वो इसमें दिए जाएंगे। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण ये फैसले हैं जो सरकार के द्वारा लिए गए। वैसे 1 दर्जन अलग अलग फैसले जो हैं वो कैबिनेट में लिए गए हैं, लेकिन ये मुख्य बड़े फैसले थे जो आज सरकार ने लिए हैं। जी, क्या जो फैसले लिए गए हैं इन्हें कब से मंजूरी दी जाएगी या फिर इन्हें प्रस्ताव जो मंजूर किए गए हैं कब से इन्हें लागू कर दिया जाएगा? देखिए अरुण, जो प्रस्ताव होते हैं जो कैबिनेट में रखे जाते हैं वो कैबिनेट में पास होने के बाद तुरंत जो है वो पास हो जाते हैं और वो रिलीज हो जाते हैं। यानी कि उन पर काम करना शुरू हो जाता है, वो आदेश माना जाता है। और जब कभी अध्यादेश लाया जाता है तो वो अध्यादेश ज़रूर जो है वो विधानसभा जाता है, फिर विधानसभा के बाद जो है वो राज्यपाल के पास जाता है, फिर वो उस पर काम होता है। लेकिन जो मध्य प्रदेश से विकास से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उनका प्रस्ताव बनाए जाते हैं। हर विभाग के जो मंत्री होते हैं उन विभागों के मंत्रियों के प्रस्ताव जो है वो बनाकर दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री उसको देखते हैं, प्रमुख सचिव उसको देखते हैं और कौन कौन से प्रस्ताव आने चाहिए उस पर मोहर लगती है। फिर कैबिनेट में वो प्रस्ताव आते हैं और उसके बाद उन पर मोहर लगती है। तो ये जो सभी प्रस्ताव जिनकी चर्चा हमने की है ये तत्काल कैबिनेट के फौरन बाद जो है इन पे काम शुरू हो जाता है। जी, जो शिवराज कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर हुए हैं इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी कुछ कहा गया है क्या? देखिए, अब ये चूंकि सरकारों का अपना काम होता है। हर मध्य प्रदेश की बात करें या दूसरे स्टेटों की बात करें तो वहाँ भी जो है कैबिनेट की बैठक होती है। मध्य प्रदेश सरकार हफ्ते में एक बार कैबिनेट की बैठक करती है। हर राज्यों में अलग अलग कैबिनेट की बैठकों का प्रावधान होता है। कोई 15 दिन में एक बार करता है। ये सरकार से जुड़े
कामकाज का जो पूरा एक तरीके की प्रोसेस रहती है, जो नए काम करना है, नए कॉलेजेस खोलना है, नई भर्तियां करना है या फिर कोई नई चीज़ लेकर आना है, वो कैबिनेट के माध्यम से ही लाई जाती है। इस पर विपक्ष का कोई बहुत ज़्यादा कोई कहें कि बहुत ज़्यादा रोल होता है या विपक्ष जो है इसका विरोध करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई विवादित प्रस्ताव अगर आता है तो विपक्ष जरूर उस पर हंगामा करता है, लेकिन ये एक सामान्यतः एक प्रोसेस होती है सरकार की। कैबिनेट की हर मंगलवार को बैठक होती है और उसमें सरकार से जुड़े जो प्रस्ताव होते हैं वो पास किए जाते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई है जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा आज से अगले एक महीने यानी 30 जून तक वृहद कार्यक्रम करने जा रही है। इन कार्यक्रमों में कई केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे। बीजेपी चुनाव के पहले होने जा रहे महाअभियान से विधानसभा और लोकसभा की तैयारियां तेज करने जा रही है। इधर भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने 9 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा का जनता से संपर्क टूट चुका है। ये जो हमारा 9 वर्ष का अभियान है, इसमें भी नए मतदाताओं को लेकर हमारा कार्यक्रम होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज छत्तीसगढ़ में कुछ कर नहीं पा रही है और इसलिए इस प्रकार की बातें करती है। हर एक राजनीतिक दल को ये अधिकार है अपनी बात को लेकर वो जनता के बीच में जाए और वो हम करने वाले हैं। और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में घबराई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है, इसलिए इस प्रकार की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी का तो जनता से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और उनके कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट चुका है। ऐसे में किस बात का महासंपर्क है जब लोगों से आपका संपर्क है नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता तेजस्वी साहू हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। तेजस्वी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, इसको लेकर छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ कार्यक्रम हुए हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल जो है पूर्ण हुए हैं। ऐसे में जो है पीएम मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को जो है जनता के पास पहुंचाने में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। और इसी कड़ी में आज से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है महाजन संपर्क अभियान, वृहद जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है, जो 30 मई से 30 जून तक चलने वाली है। इस एक महीने के महाजन संपर्क अभियान के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पीएम के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाएंगे और साथ ही साथ यह बिल्कुल देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी जो है चुनाव लड़ेगी भी यहाँ पर। तो इस प्रकार भी जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने के लिए भी जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है पीएम मोदी के चेहरे के साथ लड़ने जा रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल की उपलब्धियों को भी जो है गिनाने जा रही है। तो ऐसे में जो है कांग्रेस भाजपा भी आमने सामने नजर आ रहे हैं, जहां पर बिल्कुल जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जिनकी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो है वृहद यह जनसंपर्क अभियान होगा, जिसमें जो है लोगों से जुड़ेंगे, मिलेंगे और बिल्कुल जो है सभी की परेशानियों को सुनेंगे, केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको भी बताएंगे। लेकिन जो है यहाँ पर कांग्रेस संचार विभाग सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि जो है भाजपा जो अभी तक कुछ कर नहीं पाई और जिस प्रकार से जो उपेक्षा की जा रही है वो उपेक्षा के यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से पहले उनसे रूबरू होने की बात अगर आती है तो यहाँ पर कांग्रेस भाजपा बिल्कुल जो है आमने सामने आ रहा है। जिस प्रकार से जब से जो है पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल की अगर बात आ रही तब से जो है बिल्कुल यहाँ पर लगातार कार्य हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी और राजधानी रायपुर में भी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पीएम मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को ही गिना रही है। तो ऐसे में जो है लगातार भाजपा का जो है छत्तीसगढ़ दौरा भी हो रहा है, राजधानी रायपुर दौरा हो रहा है और ऐसे में अब जो है सड़कों पर भी अब नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी और जो है पीएम मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए भी नजर आएगी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कि आज कोई छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री पहुंचा है? जी बिल्कुल, अभी अगर बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अभी
जिस प्रकार से कल राजधानी रायपुर आए हुए थे और जो है पीएम मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को भी गिना रहे थे। तो उसी प्रकार से अब जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, हरियाणा सांसद जो है सुनीता दुग्गल, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह और कुलस्ते भी होंगे जो है शामिल। तो इस जो कार्यक्रम में होना है, जो अभी वृहद सम्मेलन होना है, इसमें जो है भी ये सभी मंत्री भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने इसको लेकर तंज भी कसा है। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा इस जनसंपर्क अभियान को लेकर? जनसंपर्क अभियान को लेकर कांग्रेस तो लगातार यही कह रही है कि घर तक पहुंचने का लक्ष्य अब जो है भाजपा को वायदों का जो है इस पर जो है असर धरातल में दिखेगा। तो इस प्रकार से जो है कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि भाजपा अभी तक कुछ नहीं कर पाई है, पीएम मोदी के चेहरे पर ही जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है लगातार यह कहा जा रहा है, यह तो कांग्रेस की तरफ से तो लगातार यह भी कहा जा रहा है कि 9 साल के कार्यकाल पर जो है कई सवाल भी जो है कांग्रेस भी तंज कसते हुए भी नजर आए। पहले तो 9 साल का 9 सवाल पूछे गए कांग्रेस के द्वारा और उसके बाद जब बीजेपी के द्वारा 27 सवाल भी किए गए, तब जो है कांग्रेस भी जो है उसमें 9 साल के 9 सवाल पर 91 सवाल भी किए। तो बिल्कुल यह 9 साल के कार्यकाल को जो है कांग्रेस बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार है इस प्रकार से भी बता रही है। तो ऐसे में लगातार सवाल पूछते हुए भी जो है कांग्रेस नजर आ रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इधर भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने 9 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट पार्टी में है तो साथ मिलकर काम क्यों नहीं करेंगे। दरअसल गहलोत दिल्ली में है, उनसे पूछा था कि क्या उन्हें भरोसा है कि पायलट उनके साथ मिलकर काम करेंगे। जब उनसे काउंटर सवाल किया गया कि उनकी पायलट की क्या भूमिका होगी, इस पर गहलोत ने कहा कि भूमिका हाईकमान की होती है, मेरे लिए पद मायने नहीं रखता है। मैं 3 बार मुख्यमंत्री रहा, मैंने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज मेरी ड्यूटी है मैं उस दिशा में काम करूं कि सरकार कैसे रिपीट हो। हाईकमान भी यही चाहता है। मैंने जनता के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, लगता है कि जनता इस बार सरकार रिपीट करेगी। इससे पहले दिल्ली में सोमवार देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर 4 घंटे चली बैठक के बाद राजस्थान कांग्रेस के झगड़े को सुलझाने पर सहमति बन गई है। राजस्थान से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सुलह कराई गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह सुलह कराई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजस्थान स्टेट हेड पूजा जोशी जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। पूजा, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह कराई गई है। बिल्कुल, देखिए अरुण, कुछ समय पहले से ही जब से सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ अपनी ही पार्टी के नेता सचिन पायलट ने आंदोलन खोला था, तब से जो है राजस्थान की राजनीति में भूचाल सा था और तब से हर नेता की, हर राज्य की नजर थी राजस्थान पर और देखा जा रहा था कि सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत की गुटबाजी है वो कैसे खत्म की जाए। हालांकि कल जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में 4 घंटे मीटिंग हुई और 4 घंटे मीटिंग में जो है सबसे बड़ी बात ये हुई कि सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो खींचतान थी, जो मनमुटाव थे, जो सियासी बातें थी, उन सबको सुलझा दिया गया है, सुलह हो चुकी है। देखिए, आज 30 तारीख थी और 15 मई को जो है सीएम अशोक गहलोत को सचिन पायलट ने अल्टीमेटम दिया था, सरकार को अल्टीमेटम दिया था, उनकी 3 मांगे थी उनको लेकर। तो आज उनका पूरा अल्टीमेटम खत्म होना था, लेकिन उससे पहले हाईकमान ने जो है पूरी पार्टी को, पार्टी हाईकमान ने मिलकर के सारी सुलह करवा दी और ये सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच में जो मनमुटाव था, जो बयानबाजी थी, जो कांग्रेस पार्टी में जो राजनीतिक गरमाई हुई थी, उसको क्लियर कर दिया। इससे अब ये होगा कि सचिन पायलट जो है अब आंदोलन नहीं करेंगे। और देखिए, हालांकि अभी सचिन पायलट के साथ में क्या बात हुई है, किन मुद्दों को रखा गया है या कैसे उनको संतुष्ट किया गया है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, ये साफ तौर पर सामने नहीं आया है। लेकिन जब कल मीडिया से वेणुगोपाल जब
मुखातिब हुए थे तब उन्होंने साफ कहा था कि अब कांग्रेस में जो है दोनों साथ मिलकर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी पूरी साथ मिलकर के तैयारी की जाएगी। उस वक्त भी सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत दोनों साथ थे। उन्होंने कुछ बोला नहीं लेकिन दोनों मुस्कुरा रहे थे मीडिया के सामने। और फिर आज जब मीडिया ने सीएम अशोक गहलोत से बात की तब उन्होंने पूछा, मीडिया के एक सवाल पर सामने आया कि क्या सचिन पायलट जो है पार्टी में रहेंगे और रहेंगे तो कैसे वो चुनाव साथ में लड़ेंगे। तो सीएम अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा जब सचिन पायलट पार्टी में है तो साथ भी रहेंगे और साथ लड़ेंगे भी। हम हाईकमान के ऊपर सारा फैसला छोड़ते हैं, हाईकमान जो करेगा हम वही करेंगे, हम वही आगे लेकर जाएंगे। मेरा काम है पार्टी को रिपीट करना, राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार लाना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में काम किया है, मैंने काम किया है, मैं 3 बार मुख्यमंत्री रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को पद से कोई मतलब नहीं है, मैं पद की गरिमा को समझता हूँ और पद किसी के भी पास हो, बस मैं पार्टी के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। अरुण, पूजा, लग रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह हुई है, इसके बाद आगामी जो विधानसभा चुनाव है दोनों एक साथ मिलकर वो चुनाव लड़ पाएंगे या चुनाव में वो माहौल बना पाएंगे चुनाव जीतने के लिए? देखिए अरुण, 4 घंटे की मीटिंग हुई दिल्ली आवास पर। जब मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ पर आवास पर जब ये मीटिंग हुई तो पहले अशोक गहलोत की मीटिंग ली गई, फिर सचिन पायलट की मीटिंग ली गई। उसके बाद दोनों को साथ लेकर के आपसी जो मनमुटाव थे, जो खींचतान थी, जो सियासी बातें थी, उनको खत्म किया गया। तो इससे साफ तो है कि वो आंदोलन अब नहीं करेंगे। लेकिन सचिन पायलट का ये पहले से ही कहना था कि मैं सरकार के खिलाफ हूँ, ना कि पार्टी के खिलाफ। सरकार की जो 3 मांगे है, सरकार से जो 3 मांगे थी और भ्रष्टाचार था जो बीजेपी सरकार का, उसके खिलाफ हूँ मैं, हाईकमान के खिलाफ नहीं हूँ। मैं पार्टी के साथ कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। अब मुख्य बात यह है अरुण कि जिस तरीके से सचिन पायलट ने अपने समर्थकों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच में बड़े बड़े वादे किए थे, दावे किए थे कि अगर सरकार मेरी तीनों मांगों को नहीं मानती है या आप लोगों के हित के लिए कोई काम नहीं करती है तो हम आंदोलन करेंगे। लेकिन हाईकमान की सुलह से अब साफ तो हो गया है कि हाईकमान ने सुलह करवा दी है। अब ये बात सामने नहीं आया है कि मुद्दे क्या रखे गए, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, ये कयास लगाया जा सकता है कि कोई ठोस आश्वासन जो है सचिन पायलट को दिया होगा, तभी जाकर सचिन पायलट ने जो है सुलह की है। हालांकि अभी पायलट का कोई जवाब या कोई बयान सामने नहीं आया है और ना ही सचिन पायलट के साथ में सीएम अशोक गहलोत का आया है। अभी हाईकमान के फैसले पर दोनों खुश है और आगे इसी की रणनीति बना करके चुनाव लड़े जाएंगे। पूजा, जो सचिन पायलट के 3 मुद्दे थे, क्या उन मुद्दों को मान लिया गया है हाईकमान के द्वारा? देखिए, अगर मुद्दों की बात करूं तो अरुण, पहले भी सीएम अशोक गहलोत ने अप्रत्यक्ष रूप से इन मुद्दों को मानने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने पार्टी विपक्ष को आड़े हाथ लेकर के सीधे तौर पर सचिन पायलट पर निशाना साधा था। सीधे कहा था कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पेपर लीक होते हैं तो मुआवजा दिया जाता है, और पेपर लीक किस राज्य में नहीं हुए? जब बीजेपी की सरकार थी तभी पेपर लीक हुए थे। और उन्होंने ये तक कहा था कि इस प्रकार की बातें करना, ये मुआवजा वाली बातें करना बुद्धि का दिवालियापन निकालना है। तो इस प्रकार की बातें हुई थी। तो साफ तौर पर पिछली बार भी इनकी तीनों मांगों पर सहमति नहीं बनी थी और अब भी तीनों मांगे जो सचिन पायलट की थी उस पर सहमति नहीं बनी है। लेकिन इतना है कि उनको कोई ठोस आश्वासन दिया है, सहमति उन पर नहीं बनी है और उनका अल्टीमेटम आज जैसा कि 30 तारीख उनका खत्म भी हो गया है। लेकिन अब कोई ना कोई तो बात सामने निकल कर आएगी कि किस बात को लेकर के सचिन पायलट की और सीएम अशोक गहलोत की गुटबाजी को खत्म किया है और ये सुलह करवाई है, वो अभी आना साफ है। क्या पूजा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो सुलह हुई है इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी कुछ कहा गया है? देखिए, बीजेपी की तरफ से तो इस बात को लेकर अभी कोई बयान नहीं आया है। लेकिन हाँ, सीएम अशोक गहलोत ने जरूर कहा है कि अब कुछ भी हो जाए, पार्टी में जो कलेश था वो भी हमने खत्म कर लिया है, हाईकमान जो चाहेगा वो होगा। फिर चाहे राजस्थान में नरेंद्र मोदी आए, पीएम नरेंद्र मोदी आए या फिर अमित शाह आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कल भी जनता के साथ थे, हमने कल भी योजनाएं दी है, हमने कल भी काम दिए हैं और आगे भी हम काम देंगे। यानी कि महंगाई राहत कैंप के बारे में भी सीएम अशोक गहलोत ने कहा और जैसे जनता के लिए जितनी योजनाएं निकाली, जो बजट में घोषणाएं निकाली, उन सबका भी भुगतान किया। तो सीएम अशोक गहलोत का ये कहना है कि
मैं जिस तरीके से दावा करता हूँ कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार को लाऊंगा, तो ठीक उसी प्रकार मेरी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो मिलकर काम करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम कांग्रेस पार्टी को रिपीट करेंगे। और इसी डर से पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है, कभी अमित शाह के दौरे की बात चलती है और बीजेपी जो है इसी डर से कहीं ना कहीं हड़कंप में आई हुई है। अरुण जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा, आपको बता दें राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह हो गई है। सुलह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने करवाई है। बताया जा रहा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट आगामी विधानसभा चुनाव दोनों मिलकर लड़ेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हर लोकसभा क्षेत्र में विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा। भाजपा का ये अभियान 30 मई से 30 जून तक यानी पूरे एक महीने तक चलेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को एक विशाल रैली के साथ इस संपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे। वहीं 31 मई को पीएम मोदी की रैली होगी। जानकारी के मुताबिक चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में रैली आयोजित की जा सकती है। इस खास मौके पर सभी जिला मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। मामला तो ये है, जैसे कहने का मतलब 9:30-10 बजे हमारे घर पे फोन आया, भाई हैं उनके, तो कहने का मतलब बताया जा रहा घर जा रहे थे, फुलोरा से गुजर के उनको चाकू मार दिया है। और वो भी कहीं ज्यादा दूर नहीं रहते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं, पीछे उनकी मुर्गा की दुकान है, आगे उनकी घर है, तो ये अपने घर जा रहे थे। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। भाजपा का ये अभियान 30 मई से 30 जून यानी पूरे एक महीने तक चलेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को एक विशाल रैली के साथ इस संपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे। वहीं 31 मई को पीएम मोदी की रैली होगी। जानकारी के मुताबिक चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में रैली आयोजित की जा सकती है। इस खास मौके पर सभी जिला मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता निधि मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। निधि, पीएम मोदी के 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां चल रही है? उनकी तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में, किसी भी प्रारूप में उत्तर प्रदेश से जो अपनी निगाहें हैं वो हटाने की जो कोई भी जो कमी रखने नहीं चाहती है। और क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और 80 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो निगाहें हैं बीजेपी की वो टिकी हुई है। और अगर 9 साल की बात की जाए तो ये जो अभियान है जनसंपर्क अभियान, एक जनसंपर्क अभियान का नाम दिया जा रहा है इसको। और ये भी बताया जा रहा है लोगों तक पहुंच के और लोगों तक बातचीत करके जनसंपर्क के द्वारा कि किस तरह से उन्होंने अपने 9 सालों में कार्य किया, जो अपना काम है वो किया, जो वादे हैं वो पूरे किए। उसके साथ साथ ये भी बताने की कोशिश की है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से उनके लिए, जनता के लिए काम करेगी। उन सब में जिनको इस चीज की जिम्मेदारी दी गई है, यानी इस अभियान की, पूरे अभियान की जिम्मेदारी दी गई है, वो वहीं के सांसद, वहीं के क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उनको दी गई है, वहां के विधायकों को दी गई है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं और बड़े चेहरे, फिर चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, ब्रजेश पाठक हो, बड़े चेहरे जो है इस पर काम करेंगे। और 9 साल बेहद जरूरी हो जाते हैं और ये देखा भी गया है उनकी भारतीय जनता पार्टी अपनी कोई भी गतिविधि हो, किसी भी प्रकार का उनको एक पॉइंट मिल जाता है और खासकर चुनाव से पहले का, तो वो उसको भुनाना पहले से ही शुरू कर देती है। आगामी लोकसभा चुनाव तो अभी 1 साल बाद ही है और अभी से जो तैयारी है वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। जिस तरह से बैनर, पोस्टर और पूरे शहर में जो कार्यक्रम का, जो आने वाले आगामी कार्यक्रम है उसकी जो योजना बना के विज्ञापन के जरिए लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है, ये एक बड़ी तस्वीर दिखा रही है कि 2024 में किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी चूक बरतना नहीं चाहती उत्तर प्रदेश में। निधि, वही अगर महाजनसंपर्क अभियान बताया जा रहा है 30 मई से 30 जून तक, मान के चलिए 1 महीने तक का ये महाजनसंपर्क अभियान है। इस महाजनसंपर्क अभियान में बीजेपी क्या करेगी? मतलब जनता के बीच जाएगी, जनता को क्या योजनाओं की जानकारी देगी या फिर
बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए अपील करेगी? जाहिर सी बात है कि एक राजनीतिक दल और सबसे बड़ा इस समय पर अपने आप को दर्शा रही है, बता रही है, और जिस तरह से जगह जगह पर जाके चुनावों की जो वो तैयारी करते हैं, ऐसे में सबसे बड़ी चीज इसके टर्म पे वो सबसे पहले काम करेंगे। 2019 में जहां उन्हें 62 सीटें मिली, यानी कि 62 सीटों पर जीत कर दी, ऐसे में 16 सीटें जो है वो हार जाती है और उनके हाथ से छूट जाती है। ऐसे में जो सीटें जो छूट गई है, जिन पर हारी है, फिर चाहे वो कोई भी जगह हो, श्रावस्ती हो, ये सारे जो क्षेत्र हैं, ये सारे जो संसदीय इलाके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से छूट गए थे। ऐसे में उन सीटों पर भी जोर देने की कोशिश की है। हालांकि देखा गया है कि यहाँ पर जो सबसे और सीट इस समय पर जो लोकसभा चुनाव में मानी जाती थी, वो आजमगढ़ और रामपुर एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि रामपुर में उपचुनाव हुए और आजमगढ़ में उपचुनाव हुए। ये दोनों ही जगह ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था कि मतलब कोई हरा नहीं सकता। ऐसे में रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की झोली में दोनों सीटें चली गई हैं, लेकिन आने वाली जो 16 सीटों में से 2 सीटें चलेगी या बची है 14 सीटें। 14 सीटों पर जो है नजर गंभीर करके रखी हुई है कि किसी भी तरह से 80 की 80 सीटें झोली में गिरेगी। और जैसे कि आपने सवाल पूछा कि जनसंपर्क अभियान में क्या कुछ होगा, तो जो क्षेत्र के लोग हैं, जो क्षेत्र के नेता हैं, जो लोगों से जुड़े हुए हैं, ऐसे में यही योजना बनाई जा रही है कि घर घर जाके जो पोस्टर हैं, जो बैनर हैं, और एक प्रचार करने का आपने देखा होगा कि एक कार्ड बनता है जिसमें जो वादे पूरे हो गए हैं या और भी पूरे करने हैं और जनता की खासी समस्याएं, उनका जो समाधान है, वो सब कुछ कार्ड के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। और सबसे बड़ी चीज उसमें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये योजना है कि अगस्त से वो अब हर बड़े चेहरे, मतलब फिर चाहे वो अमित शाह हो, गृह मंत्री और उनके साथ साथ जेपी नड्डा हो, उत्तर प्रदेश में रैली हर महीने करेंगे और खुद कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ मौजूद हो, क्योंकि जो संसदीय क्षेत्र है वो कहीं और से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश काफी से उनका माना जाता है। तो वाराणसी एक बड़ा जो प्रतिष्ठा का दाव बना हुआ, उत्तर प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का दाव बना हुआ है। और ये जो 9 साल पूरे करने की जो तैयारी है, वो जो निगाहें हैं, वो पूरे जोर से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगाई हुई है और आने वाले समय में 2024 में दृष्टि दिखेगी। निधि, ये जो महाजनसंपर्क अभियान चलेगा, इसको लेकर विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से लगातार, क्योंकि विपक्ष काम कर रहा है और किस तरह से काम कर रहा है, चाहे वो विधानसभा में अखिलेश यादव की जो आवाज है उसको सुने, तो उनकी आवाज में हमेशा लगातार महंगाई और बेरोजगारी, ये 2 बड़े मुद्दे हमेशा हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जो बड़े विधायक हैं भाई, उनको माना जाएगा कि मनोज पांडे, वो कह देते हैं कि भाई देखिए, आप अगर कार्ड बना रहे हैं, सारे वादे पूरे करने की बात कर रहे हैं, आने वाले वादों को पूरे करने की बात कर रहे हैं, ऐसे में ये जो पॉइंट है महंगाई और बेरोजगारी, ये पॉइंट जरूर रखेगा। इसको लेकर लगातार, क्योंकि कानून व्यवस्था का भी हमने देखा लगातार एक के बाद एक अतीक अहमद का जो किस्सा था, वो सबने देखा, जिस तरह से घटना हुई, मीडिया के सामने हुई, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिर अभी हाल ही में आपने इस पर चर्चा भी की थी कि जिस तरह से हजरतगंज में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी, ये एक बड़ा पॉइंट है। उसके साथ साथ महंगाई लगातार बढ़ रही है। राशन एक बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश में, हमने 2024 विधानसभा चुनाव में देखा कि राशन एक बड़ा मुद्दा है। राशन के जरिए चुनाव जोड़ने की तैयारी, चुनाव जीतने की तैयारी की थी और ये माना भी गया कि भारतीय जनता पार्टी में राशन एक बड़ा टर्म है। तो ये महंगाई और छोटे से बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी भी है। जिस तरह से युवा जो है प्रदर्शन करता है और अपनी मांगों को मांगता है, सीटों को लेकर लगातार अपनी मांग बढ़ा रहा है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, लगातार इस पर भी युवा जो है सड़कों पर है। उसे लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर है, लगातार ये इस बात के लिए कटाक्ष कर रहा है कि भाई आप अपने रिपोर्ट कार्ड में महंगाई और बेरोजगारी दोनों का नाम जरूर रखिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही जीरो टॉलरेंस और रिश्वत की बात की और कानून व्यवस्था भी एक बड़ा सवाल उठ जाता है। तो विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। 2024 में तस्वीर देखनी महत्वपूर्ण होगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निधि, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश में विशेष तरीके से तैयारियां चल रही हैं। सभी बूथों, सभी जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं और प्रधानमंत्री की जो योजना है उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।